देखिएगा स्टेटर और स्टार्टर। स्टार्टर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर। और स्टार्टर यानी कि स्टार्ट करने वाला, है ना। हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टर के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं। स्टार्टर यहाँ पे कोई स्विच होगा, ओके। मोटर भी हो सकता है, ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, अभी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। सेल्फ स्टार्टिंग मोटर क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सप्लाई वोल्टेज देते हैं, है ना, जैसे ही सप्लाई वोल्टेज देते हैं, ओके, किसके क्रॉस? स्टेटर वाइंडिंग के क्रॉस, तब उसमें क्या होता है? एक आरएमएफ प्रोड्यूस होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो रोटेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड से। आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेंबर, ओके, सिंक्रोनस स्पीड से। उसके कारण क्या होता है? रोटर रोटेट करता है ना। ऑफकोर्स हम लोग स्टेटर में क्या दिए? 3 फेज सप्लाई दिए तो उसके चलते आरएमएफ प्रोड्यूस हुआ। आरएमएफ रोटेट्स कर रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेट्स एट द सिंक्रोनस स्पीड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 1.5 एम। उसके चलते जो है रोटर रोटेट होना शुरू होता है। अब हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो है दो तरह का रोटर है या दो तरह का मोटर है। एक स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर है, दूसरा स्लिप के इंडक्शन मोटर है। तो स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो तो शॉर्ट सर्किट है, ऑल ऑफ यू नो, है ना। बिकॉज उसमें जो रोटर बार है वो इंड रिंग्स के द्वारा क्या हो गया? शॉर्टेड हो गया और परमानेंटली वेल्डेड हो गया। तो जब वो शॉर्ट सर्किट है तो इन दैट केस वहां पे जो है शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो उसका रोटर बार का रेसिस्टेंस क्या होगा? बहुत कम होगा। जब रोटर बार का रेसिस्टेंस बहुत कम हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टार्टिंग करंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। आई इक्वल टू वी बाई आर, है ना। जब रेजिस्टेंस के वैल्यू जो है बहुत कम होगा तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होगा। और ये बिकॉज ऑफ वेरियस स्मॉल रेसिस्टेंस, है ना। ये हम लोग स्टार्टिंग करंट क्यों ज्यादा हो रहा है? बिकॉज ऑफ वेरियस स्मॉल रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाई द रोटर सर्किट। जो भी रोटर में हमारा है, रोटर में जो हमारा रेसिस्टेंस है, रोटर का जो रेसिस्टेंस है उसके वैल्यू बहुत कम होने के कारण जो है स्टार्टिंग करंट का वैल्यू क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ओके ना, यानी कि जैसे आप मोटर स्टार्ट कर रहे हैं तो मोटर जैसे स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ही जो रोटर में करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का वैल्यू क्या होगा? हाई होगा। ओके, जब करंट का वैल्यू हाई होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेटर, ऑफ कोर्स हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को जो है हम लोग ट्रांसफार्मर की तरह देखते हैं। ओके, अगर हमारा रोटर का करंट हाई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटर का भी करंट हाई होगा। क्यों? आई स्टेटर बाई आई रोटर इक्वल टू जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा रोटर का डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्टेटर। आप जानते हैं ट्रांसफार्मर में जो है करंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है ना। ओके, तो ये स्टेटर का करंट आई एस इक्वल टू टी आर बाई टी एस इंटू आई आर। अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, नहीं? टेल मी, टर्न रेशियो कुछ भी उससे को मतलब नहीं है। अगर वो ज्यादा तो ये भी ज्यादा होगा। अब ये अगर हाई स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई से, ओके, तो हाई स्टार्टिंग करंट, अब जो भी स्टार्टिंग करंट, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारा स्टेटर है, ओके, स्टेटर है, अब ये क्या करेगा? सप्लाई से जो है हाई करंट को ड्रॉ करेगा। तो हाई करंट को सप्लाई से ड्रॉ करेगा तो हम लोग को इस स्टार्टिंग करंट को क्या करना होगा? लिमिटेड करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा या रिड्यूस करना होगा। ओके, और उसके लिए हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं दैट इज कॉल्ड स्टार्टर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। वो स्टार्टर क्या करता है? दैट रिड्यूसेस द स्टार्टिंग करंट, दैट रिड्यूसेस द करंट एट द स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग करंट का वैल्यू हाई क्यों हो जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस। वेरी स्मॉल क्यों? क्योंकि स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में जो रोटर बार है वो ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड है, यानी कि हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नहीं लगा सकते हैं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रोटर रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा? बहुत कम होगा, है ना। तो बहुत कम होने के कारण करंट का वैल्यू ज्यादा हो गया। तो करंट का वैल्यू रोटर में ज्यादा होगा यानी कि स्टेटर में भी ज्यादा होगा। स्टेटर में वो ज्यादा ड्रॉ कर रहा है, देन दिस इज द डिसएडवांटेज। ओके, तो उसी स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टार्टर। अब स्टार्टर का जो है फंक्शन है, स्टार्टर एक ऐसा डिवाइस है,
ओके, जस्ट चैट इन द चैट, नो प्रॉब्लम आई थिंक। स्टार्टर एक ऐसा डिवाइस है, वेट वेट वेट, स्टार्टर एक ऐसा डिवाइस है, ओके, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसका फंक्शन होगा, ओके, विच हैव द फंक्शन टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट ऑफ एनी टाइप ऑफ मोटर। मोटर का कोई भी टाइप हो, ओके, उसमें स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए जो है हम लोग जिस डिवाइस को लगाते हैं दैट इज कॉल्ड स्टार्टर। ओके, स्टार्टर इज आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड द अंडर वोल्टेज एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन, जिसको आगे देखेंगे, डोंट वरी। उसको से स्टार्टर में जो है अंडर वोल्टेज रिले और ओवरलोड कॉइल भी लगा होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। अब ये जो स्टार्टर है, तो इस स्टार्टर को हम लोग एम्प्लॉय करते हैं फॉर बोथ टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, है ना, दोनों तरह के इंडक्शन मोटर में, चाहे वो स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर हो, चाहे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का अगर आप देखना चाहें तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो रोटर सर्किट है, तो रोटर सर्किट में लोग पर फेज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐड करने के बाद जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रोटर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे शुरू में ही बात किए थे, इन द केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द स्टार्टिंग करंट, हम लोग बोल सकते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, बट कुछ केसेस में हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, कुछ केसेस में नहीं करते हैं। ओके, अगर हम लोग एम्प्लॉय भी करते हैं, ओके, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मोटर होता है, उसका साइज ज्यादा होता है, इन दैट केस जो है हम लोग स्टार्टर यूटिलाइज करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम स्टार्टर जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं वो है हमारा स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर। ओके, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा कर जो है हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, बट फिर भी जो है कुछ स्टार्टर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ओके, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में भी ना, कौन सा कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, अब अगर हम लोग स्टार्टर को टाइप पढ़े कि कौन कौन सा स्टार्टर हमारे पास है, ओके, या द मेथड्स टू स्टार्ट द मोटर, ओके, और स्टार्टर यूज्ड फॉर द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। वो पहला है हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको डॉल करते हैं, डॉल स्टार्टर। ओके, दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ओके, तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ओके, तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। चौथा होता है हमारा स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टर, एंड पांचवा होता है रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टर। इसमें एक्सटर्नल आर को स्टार्टर नहीं कर सकते, बट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के द्वारा जो है हम लोग चूंकि करंट को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हो सकता है कि स्टार्टर का नीड ना हो। स्टार्टर प्लीज मेंशन, याद नहीं आ रहा है, मतलब क्या बोल रहे रोहित? स्टार्टर स्टार्ट करने वाला एक डिवाइस, अभी अभी तो स्टार्टर नहीं बताएंगे भाई, पूरा एस टी आर टी आर टी और नहीं। स्टार्टर ही तो हम लोग पूरा बताएंगे, अभी हम लोग 4 तरह का स्टार्टर पढ़ेंगे, है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ओके, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, और स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टर। रोटर रेसिस्टेंस को जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं वो एक स्टार्टर। ओके, बट मेनली हम लोग रोटर रेसिस्टेंस को जो ऐड कर रहे हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, दैट इज मेनली टू कंप्लीट द सर्किट फर्स्ट, सेकेंड, ओके, टू कंट्रोल द रोटर रेसिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे ही रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल हो गया, वैसे ही हमारा रोटर के थ्रू जो करंट होगा वो भी कंट्रोल हो जाएगा। गॉट इट, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। अब हम लोग एक एक करके स्टार्टर पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टार्टर जो है वो है डॉल।
डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप। ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इस 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ जो है हर एक फेज में एक ओवरलोड कॉइल लगा हुआ है, OLC, ओवरलोड कॉइल, हर कॉइल में, हर फेज में, सॉरी। ओके, इसके बाद जो है ये कॉन्टैक्ट है, मेन कॉन्टैक्ट। ओके, ये क्या है, मतलब कॉन्टैक्ट है यानी कि स्विच है। ओके, जब तक ये तीनों स्विच क्लोज नहीं होगा तब तक ये मोटर जो है 3 फेज से कनेक्शन नहीं होगा। साथ साथ जो है हर एक फेज में जो है एक फ्यूज और सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर को हम लोग सीरीज में ही लगाते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये हमारा 3 फेज सप्लाई हो गया। ये 3 फेज सप्लाई हम लोग मोटर में दे रहे हैं। ओके, थ्रू द ओवरलोड कॉइल, थ्रू द मेन कॉन्टैक्ट एंड थ्रू द फ्यूजेज और सर्किट ब्रेकर। फ्यूजेज और सर्किट ब्रेकर के यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है दैट इज टू प्रोटेक्ट द 3 फेज इंडक्शन मोटर। मेन कॉन्टैक्ट का जो इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, ओके, ये मेन कॉन्टैक्ट का जो इस्तेमाल हो रहा है, ओके, 3 फेज इंडक्शन मोटर को मेन लाइन से कनेक्ट कर लीजिए। और ओवरलोड कॉइल का जो इस्तेमाल हो रहा है, नाम ही है ओवरलोड, यानी कि अगर लोड ज़्यादा हो गया इन दैट केस दे ऑपरेट और ये सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर दे। ओके, नाउ ये एक कॉइल है, ये एक पुल डाउन कॉन्टैक्ट है, ये एक स्विच है, ये भी एक स्विच है, ये भी एक स्विच है, ये भी एक स्विच है। इसी स्विच को आप पढ़ेंगे आगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। ओके, ये कौन कौन सा स्विच है, डोंट वरी। ओके, ये आपका जो है S1, ये स्टार्ट स्विच है, NO यानी कि नॉर्मली ओपन रहता है। डी, ओके, डी एक स्विच है जो नॉर्मली क्लोज रहता है, NC। S3 एक स्विच है, इसको पुश बटन स्विच कहते हैं, पुश बटन। आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पढ़ना है पुश बटन स्विच। ओके, फ्लॉट स्विच, ये सब सारा स्विच पढ़ना, आपने देखा होगा इसलिए सबको याद होगा। ओके, ये रिमोट स्टॉप स्विच है, ओके, जो नॉर्मली क्लोज होता है, NC। ये स्टॉप स्विच है, ये भी नॉर्मली क्लोज होता है, यानी कि ये नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली क्लोज और ये नॉर्मली क्लोज, और ये क्या हुआ, ओपन हो गया। ओके, ये कॉइल है, इस कॉइल का जो एक कनेक्शन इस स्विच के साथ, दूसरा कनेक्शन होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट के साथ। इस होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट का जो दूसरा कनेक्शन है इस स्विच के साथ। इस कॉइल का एक कनेक्शन एक सप्लाई के साथ और दूसरा कनेक्शन यहाँ पे इस सर्किट का दूसरे फेज के साथ। यहाँ पे ये दोनों जो कनेक्शन है कोई भी 2 फेज के साथ हम लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी दोनों फेज के साथ करें। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको फिगर में क्या क्या लिखा हुआ है आपको पता चल रहा है। फीडर में जैसा लग रहा रहता है, क्या लगा रहता है रोहित? फीडर में जैसा लगा रहता है मतलब सर्किट ब्रेकर। क्या लगा रहता है पावर स्टेशन से फीडर में? सर्किट ब्रेकर ना। सर येलो येलो रेड वगैरह में रहता है ना कलर में, पुश बटन वाला। अच्छा, वो पुश करते हैं। हाँ, तो आप लिखो ना बटन, सिर्फ लिख रहे हैं फीडर में लगा रहता है, मुझे कैसे पता चलेगा? ओके, हाँ, वही वही बटन। नाउ अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बात करें। then in this method of starting, इस तरह के स्टार्टिंग के मेथड में जो मोटर होता है वो 3 फेज सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ओके, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है थ्रू द स्टेटर। ये तीनों के थ्रू मैंने आपको बता दिया कैसे कनेक्टेड है ये, है ना। नाउ डीओएल स्टार्टर जो है ये कंसिस्ट कर रहा है ये कॉइल सी को। ओके, ये कॉइल सी है, मैंने सारे का नाम बता दिया, कॉइल सी है। ओके, 4 तरह का स्विच है, S1, S2, S3 और D। ओके, जिसमें जो है हमारा, अभी ज्वाइन करें क्लास, जिसमें जो है ये आपका नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन है, इसके साथ एक होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट भी। ओके, तो ये सारा चीज हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ अब हम इसका अगर ऑपरेशन देखें, टू स्टार्ट द 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके,
हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये सब नॉर्मली मैंने क्लोज कर दिया है ना। स्टार्ट करने के लिए इस बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। टेल मी, इस बटन को प्रेस करेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम। बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए ध्यान से, ये बटन क्लोज हो गया, ये सारा क्लोज है। तो ये जो कॉइल है, ओके, इस कॉइल का दोनों एंड, एक एंड यहाँ जो डायरेक्टली एक फेज से कनेक्टेड है, और दूसरा एंड जो है, ये देखो जा रहे हैं हम लोग, दूसरा एंड भी दूसरे फेज से कनेक्टेड है। दिख रहा है आपको, है ना। तो ये कॉइल सी क्या होगा, वो एनर्जाइज हो जाएगा। कॉन्टेक्ट समझ में आ रहा है। जैसे ही आपने बटन को प्रेस किया, सिर्फ प्रेस करना है ना, जैसे ही आपने बटन प्रेस किया वैसे ही कॉइल सी एनर्जाइज हो गया। जब ये कॉइल सी एनर्जाइज होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहेगा। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, ये सारे कॉन्टैक्ट को इसको 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 अपनी ओर खींचेगा, यानी कि अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो ये स्विच क्लोज, ये स्विच क्लोज, ये स्विच क्लोज, ये स्विच क्लोज। मोटर कनेक्ट हो गया। टेल मी, मोटर 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। अब आप सोचो कि ये बटन आपने सिर्फ स्विच क्लोज किया है ना, तो बटन स्विच करके उसे थोड़ी पकड़े रहना, बस स्विच कर देना, क्लोज करना। तो ये क्लोज किया तो ऑटोमेटिक ये वापस आ जाएगा, क्योंकि ये थ्रू द स्प्रिंग लगा रहता है। ओके, तो ये वापस खुल गया, बट अब ये कॉइल जो है इसके थ्रू कनेक्टेड हो गया। दिख रहा है? दिख रहा है आपको? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल। ओके, यहाँ पे जैसे ही कॉइल सी एनर्जाइज हुआ, वैसे ही होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट एंड 3 मेन कॉन्टैक्ट, वो क्या हो गया, क्लोज हो गया बाय दियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, और ये तीनों कॉन्टैक्ट जैसे ही क्लोज हुआ वैसे ही मोटर स्टार्ट हो गया। और ये जो आपका स्टार्ट बटन है वो कहाँ आ गया, वो पहले की पोजीशन पे आ गया। ओके, और ये जो सर्किट कंप्लीट हुआ, किसके थ्रू कंप्लीट हो रहा है, ये होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। ओके, यानी कि होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट, okay, that is the cause to energize the coil for the given moments। okay, hold on यानी कि इसको होल्ड किए रहना है, होल्ड किए रहना है, हमेशा पकड़े रहना है। इसी के कारण कॉइल सी एनर्जाइज है, और यही की जो है तीनों कॉन्टैक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए। क्लियर है ना। अब हम लोग को मोटर को जो है डिस्कनेक्ट करना होगा फ्रॉम द 3 फेज सप्लाई। तो हमारे पास स्टॉप बटन है, ओके, जो आपका जनरली क्लोज है। ये क्या था, क्लोज था, है ना। ये स्टॉप बटन, इसको आप पुश कर देंगे। गॉट इट। जैसे इसको पुश करेंगे तो सर्किट ये क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा, है ना। जैसे ही पुश किए सर्किट ओपन हो गया, सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, जब सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया तो कॉइल सी क्या होगा, वो डी एनर्जाइज हो जाएगा। जब ये डी एनर्जाइज हो जाएगा तो जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिसको अपनी ओर खींचे हुए, उसको क्या करेगा, अपने पोजीशन पे छोड़ देगा। यानी कि ये भी आपका ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया। मोटर क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, ये हो गया एक इमरजेंसी कंडीशन में रिमोट स्टॉप। रिमोट स्टॉप यानी कि हम लोग जो है रिमोट से नहीं, दूर से जो लोग बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, रिमोट से, रिमोट यानी कि हमारा रिमोट, जैसे हम लोग बात किए थे ट्रैक्शन में, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, है ना, रिमोट कंट्रोलर। ओके, हम लोग दूर से भी हम लोग वायर के थ्रू ये कनेक्टेड होगा, और दूर से भी बैठ के हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द रिमोट स्टॉप अंडर इमरजेंसी कंडीशन, है ना। हम लोग रिमोट स्टॉप हो गया, ये नहीं ना कि मोटर वहाँ पे खराब हो रहा है तब वहाँ पे अब जाएंगे, वहाँ पे बटन को क्लोज करेंगे, हो सकता है वहाँ पे बटन वो डेंजर कंडीशन में होगा। ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक रिमोट स्टॉप होता है, जिसके द्वारा जो है हम लोग इस मोटर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये जब नॉर्मली क्लोज है, ओके, तो रिमोट स्टॉप रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसके द्वारा भी सर्किट ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं ना। अब ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है।
यानी कि टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम द अंडर वोल्टेज, यानी कि जैसे ही वोल्टेज जो है अपने रेटेड वोल्टेज से, अपने सप्लाई वोल्टेज से जैसे ही घटेगा, वैसे ही मोटर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो मोटर को डैमेज होने से बचाने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, ओके, मोटर को डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे सप्लाई से। तो मोटर कैसे डिस्कनेक्ट होगा, तो जैसे ही हमारा वोल्टेज कम होता है, वैसे उस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो है इस कॉइल, ये जो कॉइल से एनर्जाइज हुआ, ओके, कम, जब हमने स्टार्ट बटन को क्लोज किया, ये क्लोज है ना, ये क्लोज है, तो ये क्या होगा, इसके क्रॉस पहले से कम वोल्टेज मिलेगा। जब अंडर वोल्टेज कंडीशन आएगा तो पहले से कम वोल्टेज मिलेगा ना, टेल मी। जब पहले से कम वोल्टेज होगा तो ये पहले से कम एनर्जाइज होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉइल सी को हम लोग इतना एनर्जी मेंटेन करते हैं सो दैट कि अगर रेटेड वोल्टेज से कम हो, ओके, तो ये जो है सफिशिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन सारे कॉन्टेक्ट पे ना लगाता है। ओके, यानी कि जिस फोर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और उस फोर्स के लिए जितना वोल्टेज चाहिए वो रेटेड वोल्टेज ही है। ओके, और रेटेड वोल्टेज से कम जैसे ही वोल्टेज होगा, वैसे ही जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वैल्यू कम जाएगा। जब वो फोर्स का वैल्यू कम जाएगा तो ये इस पे सफिशिएंट फोर्स नहीं लगाएगा। सफिशिएंट फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, वापस अपने पोजीशन पे जाने लगेगा। जब वापस अपने पोजीशन पे जाने लगेगा तो ये ऑल थ्री मेन कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जो है अंडर वोल्टेज से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम नाउ। अब मान लेते हैं कि ओवरलोड हो गया, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन में लोड बढ़ गया। अगर लोड बढ़ गया तो मैकेनिकल लोड बढ़ा, तो मैकेनिकल लोड बढ़ गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या चाहेगा कि वहाँ पे ज्यादा पावर मिले उसको। लोड ज्यादा आया तो ज्यादा पावर चाहिए, तो ज्यादा पावर चाहिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, ज्यादा पावर ड्रॉ करेगा स्टेटर से। ओके, यानी कि करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अब जैसे ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा इसके थ्रू, तो ये जो ओवरलोड कॉइल है, ओके, ये ज्यादा एनर्जाइज होगा। जब जैसे ही ज्यादा एनर्जाइज हुआ, यानी कि जो रेटेड लोड से ज्यादा लोड के कारण इसमें ज्यादा करंट फ्लो करना शुरू हुआ, तो जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो करना होगा तो ये क्या होगा, इस पे जो ये फोर्स लगा रहा था, है ना, ये फोर्स लगा रहा था, बट ये उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा था कि इसको ये ओपन कर दे। लेकिन जैसे ही इसके अपने रेटेड करंट से करंट का वैल्यू ज्यादा बढ़ गया, तो जैसे करंट का वैल्यू बढ़ा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इस चीज पे फोर्स उससे ज्यादा लगेगा। जो फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये चीज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये स्विच ओपन हो जाएगा तो ये सर्किट जो है, ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये सर्किट जब ओपन हो जाएगा तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है, जब ये सर्किट ओपन होगा तो ये कॉइल सी क्या हो जाएगा, ये डी एनर्जाइज होगा। जब ये डी एनर्जाइज होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों कॉन्टेक्ट जो है वो तीनों कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और तीनों कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा तो ये इस तरह से थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ओवरलोड। ओके, यहाँ पे तो क्या होता क्या है, इन दिस मेथड ऑफ स्टार्टिंग, जो मोटर जो है, मोटर का लो पावर फैक्टर होता है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लो पावर फैक्टर होता है और स्टार्टिंग करंट जो होता है नियर अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट होता है, 10 टाइम्स ऑफ द इट्स फुल लोड करंट, यानी कि जो फुल लोड करंट है उसका 10 टाइम्स होगा स्टार्टिंग करंट। हम लोग इसी तरह का हम यहाँ बनाते ही, इससे ज्यादा हम रिस्क में देते ही, यानी कि जब फुल लोड करंट 10 टाइम्स होगा, ओके, फुल लोड करंट का 10 टाइम्स होगा स्टार्टिंग करंट, तभी के डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट? तो यहाँ पे जो लार्ज स्टार्टिंग करंट आया शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, है ना, ओके, तो ये स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर को ज्यादा हार्म नहीं करता है, ज्यादा हार्म नहीं करता है, तो इसको हम लोग मेनली जो इस्तेमाल करते हैं स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में ही इस्तेमाल करते हैं, स्लिप इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल नहीं करते, है ना। यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो रेटिंग होगा वो लो होगा, नियर अबाउट 5 किलोवाट होगा। और इस मेथड में जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो हमेशा फुल लोड टॉर्क के बराबर होगा। वैसा ही मोटर को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये सब इसका जो डिजिग्नेशन है, ओके, कि वैसा थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो स्क्वायरल केज हो, जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है फुल लोड टॉर्क के बराबर हो, ओके, जिसका रेटिंग 5 किलोवाट से ज़्यादा नहीं हो, ओके, तो हम लोग इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं।
और इट इज मेनली यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम अंडर वोल्टेज एंड ओवरलोड। ओके, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। हाँ बोलिए। सर सर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद रिकनेक्ट खुद ही हो जाएगा या करना पड़ेगा? जब डिस्कनेक्ट हो गया तो हमको स्टार्ट करने के लिए तो बटन तो प्रेस करना ही होगा ना। और स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्ट कब करेंगे, जब नॉर्मल रेटेड वोल्टेज होगा, है ना। तो नॉर्मल रेटेड वोल्टेज होगा तो ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, बटन प्रेस कर देंगे, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर अंडर वोल्टेज होगा तो फिर से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर ओवरलोड होगा तो फिर से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब तक ये रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट नहीं होगा तब तक जो है ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ओके, इस सर्किट का इम्पोर्टेंस बस इसीलिए है ना क्योंकि ओवर वोल्टेज से बचा सके। फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम अंडर वोल्टेज एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन। हाँ, ओके, क्लियर है ना। अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करें तो प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। ओके, अगर हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाहें तो मान लेते हैं हम लोग टी एस टी जो है स्टार्टिंग टॉर्क है और आई टू एस टी जो है स्टार्टिंग रोटर करंट। ओके, और टी एफ एल जो है फुल लोड टॉर्क। ओके, कुछ जंक्शन हम लोग मान रहे हैं, और आई टू एफ एल जो है रोटर में फुल लोड करंट। ओके, वो रोटर में फुल लोड करंट। अब टू जो लगा हुआ है वो रोटर के लिए, ये स्टार्टिंग टॉर्क, ये फुल लोड टॉर्क, ये आई एस टी जो है वो स्टार्टिंग करंट, और ये आई एस टी स्टार्टिंग करंट किस में, स्टेटर में, है ना। आई एस टी स्टार्टिंग करंट स्टेटर में, और आई एफ एल जो है फुल लोड करंट किस में, स्टेटर में। टू लगा हुआ है रोटर के लिए, और बिना टू का जो है वो स्टेटर के लिए। यह स्टार्टिंग करंट इन द स्टेटर, फुल लोड करंट इन द स्टेटर, फुल लोड टॉर्क, starting torque, starting current in the rotor, full load current in the rotor. I think no problem. Okay, now SFL यानी कि फुल लोड स्लिप। ओके, ये फुल लोड स्लिप हो गया। नाउ हम लोग जानते हैं PD इक्वल टू होता है 3/ω/s इंटू PG। लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? 3/ω/s इंटू I2 स्क्वायर R2/s लिख सकते हैं, टेल मी। Then TFL equal to 3/ω/s into I2FL whole square R2/SFL लिख सकते हैं। अब अगर स्टार्टिंग में ही टॉर्क चाहिए, ओके, या स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग लिख सकते हैं 3/ω/s इंटू I2ST होल स्क्वायर R2/1 लिख सकते हैं, टेल मी। स्टार्टिंग है ना। नाउ दोनों को डिवाइड कर देते, ये दोनों कट गया, R2 कट गया, तो ये हो गया आपका I2FL बाई I2ST का होल स्क्वायर इंटू SFL लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, है ना। अब मान लेते हैं NPH जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन रोटर, और NPHS जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेटर। और हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर के जैसा
कि करंट जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग सब जानते हैं। नहीं, हम लोग लिख सकते हैं I2ST बाई IST, ये रोटर के करस्पॉन्डिंग, ये स्टेटर, तो उल्टा होगा हमारा NPHS बाई NPHR लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं I2FL बाई IFL इक्वल टू NPHS बाई NPHR लिख सकते हैं। टेल मी, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, यानी कि I2FL बाई IFL इक्वल टू I2ST बाई IST लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग I2FL बाई I2ST इक्वल टू IFL बाई IST लिख सकते हैं। टेल मी, यानी कि इसके जगह पे हम लोग जो इसको पुट कर दे IFL बाई IST कर सकते हैं ना। टेल मी, इस फार्मूला को याद रखना। ओके, इससे रिलेटेड आपको जो है प्रॉब्लम पूछता है और फिर कंपटीशन में भी। अब मान लेते हैं, ये समझ रहे हैं ना, मान लेते हैं जो फुल लोड करंट है, सॉरी जो स्टार्टिंग करंट है हमारा वो 5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। ओके, और जो स्लिप है फुल लोड वो 0.04, इसमें पुट करेंगे हम लोग TFL बाई TST इक्वल टू IFL बाई IST क्या हो गया 1/5 होल स्क्वायर इंटू 0.04, नहीं लिख सकते हैं, सॉरी 5, है ना, IFL बाई IST। सर हाँ जी, टाउ FL बाई टाउ ST एक बार बता दीजिए ना कैसे लिखती हैं। तो IFL ये दोनों डिवाइड कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है? दोनों को डिवाइड ही किया ना मैंने। सर SFL नीचे आएगा। SFL नीचे आएगा, और ऊपर आ जाएगा। ये सर अब इंटरचेंज करेंगे तब ऊपर आएगा। अब ठीक है ना। यस सर। तो I2ST बाई IST, तो ये आपका हो गया, हम लोग यहाँ पे लिखे थे IST बाई IFL के बराबर होगा। ओके, तो IST बाई IFL इक्वल टू 5, तभी जस्ट पता भी चल जाता, यहाँ पे 5 या 155 आता, यहाँ 5 आना चाहिए था। तो 25 इंटू 0.04 इक्वल टू 1, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो आपका फुल लोड टॉर्क का बराबर होगा। एक मैंने ये एग्जांपल लिया, सिंपल जस्ट एग्जांपल लिया और नथिंग। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर था जिसको मेनली हम यूज कर रहे हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। लो रेटिंग के लिए जिसमें 5 किलोवाट रेटिंग होगा उसका, मेनली इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, स्क्वायर के इंडक्शन मोटर के लिए। हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे इसका स्टार्टिंग करंट जो है फुल लोड करंट का मैक्सिमम जो होगा वो 10 टाइम्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग इस स्टार्टर को यूटिलाइज नहीं करेंगे। ओके, ये तो सारा हम लोग का एक्सपेरिमेंटल रहता है ना।